आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है एसईएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज फिर से हम लोग जुड़ते हैं कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर की कड़ी में। आज हमारा जो होगा 31 नंबर से लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर के 30 तक पूर्ण रूपेण बता चुका हूं। जो लोग इसको नहीं देख रहे होंगे उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है पिछला वीडियो को खोलेंगे और ध्यान से उसको देखेंगे। हमारा 31 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। देखिए प्रथम यानी पहला पंचवर्षीय, पंच मतलब पांच, 5 वर्षों का योजना मतलब निश्चित तरीके से प्लानिंग का उद्देश्य क्या है। जब हमारी सरकार का गठन हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से लेकर के 1956 की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारी सरकार थी उसका क्या उद्देश्य था। हम लिखे बच्चा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह यह था कि लोगों को गरीबी की जाल से निकालना। हमारा जो देश था उसमें अधिकांश लोग जो कृषि जनित कार्य को करते थे, तो उनमें से अधिकांश लोग गरीब थे, उनके पास खेती योग्य भूमि तक सही से नहीं था। इस योजना में क्या किया गया, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, क्योंकि हम जो पुरानी कृषि पद्धति से अच्छी फसल को उपज नहीं पा रहे थे, तो इस कारण से हमको जो उतना अधिक मुनाफा नहीं हो रहा था। तो आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती के विकास पर जोर दिया गया। विकास मतलब क्या, गुणात्मक वृद्धि पर जोर दिया गया। और इस योजना के अंतर्गत जैसे बांध पर काम करवाया गया ताकि खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सके, नहर पर सिंचाई के क्षेत्र में काफी निवेश किया गया। और इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया। न मिट्टी के सैंपल लिए गए, उनको लैब में चेक करवाया गया, जो भी गुणवत्ता में कमी थी उस हिसाब से उनका उपचार किया गया। तो काफी ज्यादा इस जो हमारा जो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो काफी ज्यादा भूमि सुधार से संबंधित था। और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ की जो अधिकांश आबादी है जो कृषि जनित कार्यों पर आश्रित है, उनको जो है अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, ताकि हमारा देश का जो विकास है वो संभव हो सके। हमारा जो देखिएगा अगला जो हमारा जो वीडियो है, ये क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। वो है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने से, सामने से विदेशी निवेश क्या है। वी मतलब बाहरी, बाहरी देश के द्वारा किया गया निवेश, विदेशी निवेश। लिखे बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब बहुत बहुत सारे देशों में संचालित कंपनी है, मतलब एक कंपनी जो दो या दो से अधिक देशों में संचालित है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया जो निवेश है हमारा, वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। और इस निवेश का एकमात्र उद्देश्य होता है, क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। बच्चा एक बात बताओ, कोई पूंजी निवेश क्यों करता है, लाभ कमाने के दृष्टिकोण से करता है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना। और विदेशी निवेश बच्चा 2 प्रकार का होता है, इसको जरूर याद रखना। एक होता है बच्चा ग्रीन फील्ड निवेश, एक होता है बच्चा पोर्टफोलियो निवेश। तो ग्रीन फील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, समझना आसान भाषा में। ग्रीन फील्ड निवेश होता है, ग्रीन मतलब हरा, मतलब पहले से वहां कोई काम इस तरह का नहीं था। मान के चलो, सपोज करो कि हम कोका कोला जो हमारा जो ब्रांड है, सपोज करो कि हम उसके ऑनर हैं और हम जो है पहली बार फैक्ट्री जो है सपोज करो कि हम भारत में लगाएं, और वो कोका कोला जो है इससे पहले कहीं नहीं बनता है, तो यहाँ पे हमारा कहीं फैक्ट्री नहीं है, तो ये हमारे लिए ग्रीन फील्ड निवेश हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो हम अमेरिकी मूल के हैं, हमको भारत में कोका कोला का जो फैक्ट्री लगा दी है, ग्रीन फील्ड निवेश। लेकिन मान के चलो कि कोका कोला का वही फ्रेंचाइजी हम सेम जो है मान पाकिस्तान में लगा दिया, श्रीलंका में लगा दिया, चीन में लगा दिया और कहीं लगा दिए, तो वो हमारे लिए पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। मतलब जो व्यापार पहले से चल रहा है उसी का एक और ब्रांच खुल गया दूसरे देश में जाकर, वो पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। देखिए ग्रीनफील्ड निवेश क्या है कि इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी को स्थापित किया जाता है। लेकिन पोर्टफोलियो में क्या होता है कि इसके तहत किसी विदेशी कंपनी का शेयर खरीदा जाता है और उस पर काम किया जाता है, लेकिन उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी के अधिग्रहण कर लिया जाता है। मतलब वो जो कंपनी है उसका फ्रेंचाइजी लेना जिसको आप कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश। आगे चलते हैं, आगे हमारा कि मार्शल योजना क्या है। देखना बच्चा, मार्शल योजना के विषय में हम लिखे हैं कि यह योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में साम्यवाद का प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे जिसका नाम था जॉर्ज मार्शल, क्या नाम था उसका, जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल ने सन 1947 ईस्वी में एक योजना को लागू कर दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना में क्या था कि इस योजना के अंतर्गत 4 वर्ष मतलब 1947 से 1951, कब की कब बात करें हम लोग, 1947 से 1951 में जो अमेरिका ने यूरोपीय देशों को 12 बिलियन यानी कि 1200 करोड़, कितना करोड़, 1200 करोड़
कि डॉलर की सहायता प्रदान की। क्यों किया था? क्योंकि ये सभी देश क्या थे? अमेरिका के साथ थे, जिनको काफी ज्यादा क्या हुआ? आर्थिक रूप से हानि हुआ था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। लिखे हैं कि इससे क्या हुआ कि यूरोपीय देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वह जो है युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई, और आगे आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय जो देश है उसका अर्थव्यवस्था में काफी तीव्र गति यानी तेजी से विकास संभव हो पाया। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और यह योजना किसके द्वारा लाया गया था? जॉर्ज मार्शल के द्वारा। कब लाया गया था? 1947 ईस्वी में लाया गया था। अगला सवाल देखिएगा, लिखा है भूमंडलीय तापन, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो बच्चा ये ध्यान रखना कि ये दोनों सवाल एक है, भूमंडलीय तापन पूछे या ग्लोबल वार्मिंग पूछे, क्या होता है? लिखे हैं कि विज्ञान के बढ़ते कदम के कारण कल कारखाना और मोटर वाहन से क्या निकल रहा? काफी तेजी में इसकी बढ़ोतरी हुई, कल कारखाना में भी, मोटर वाहन में भी, जिससे द्वारा उत्पन्न गर्म धुआं और गर्म वाष्प एवं ताप क्या करता है? वातावरण को काफी तेजी से प्रभावित कर रहा है। इसके कारण धरती का तापमान, टेम्परेचर क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। हमारा जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहा है, तो इससे हमारा जमीन का जो ताप है वो बढ़ रहा है। इसी को हम लोग बच्चा कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर समझे होंगे। आइए हम लोग जो अगला सवाल है उसको लेते हैं। अगला सवाल है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि देश में पहले क्या थी? दो ध्रुवीयता थी, एक का अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था तो दूसरा का अगुवाई अमेरिका कर रहा था। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। क्यों हुआ था विघटन? नहीं, आपको मैंने बताया था कि मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने ही क्या किया? पेरेस्ट्रिका की नीति को लाया, पुनर्निर्माण की नीति को लाया। सोवियत संघ का विघटन का कारण निम्न था। पहला था कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वहां पे, जो बाकी जो आम जनता थी वहां की, उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं था। वो केवल अपने आप में लगा रहा। वहां का कोई जो है क्या कहते हैं कि कोई प्रगति वहां के जनता का नहीं हुआ। वहां का जनता का जो न्यूनतम आवश्यकता था वो भी पूरा नहीं हो पाता था। लिखे कि सोवियत संघ उत्पादकता के मामले में ना, पैदावार के मामले में, विज्ञान के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हो गया था, जिसके कारण वहां जो उपभोक्ता का जो आवश्यक वस्तु है उसका तक कमी होने लगा था, और लोगों को काफी महंगी कीमतों में वस्तु को खरीदना पड़ता था, और लोगों के पास इनकम बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यह भी कारण था। अगला कारण समझिएगा, लिखे हैं सोवियत संघ में खाद्यान्न का आयकर काफी तेजी से बढ़ाता चला गया वहां की सरकार। क्यों बढ़ा रहा था? क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए, लेकिन वो आम जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। सोवियत संघ आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से भी काफी तरीके से कमजोर हो चुका था। ये सभी कारण था किसका? सोवियत संघ के विघटन का। हमारा देखिएगा अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल है हमारा असम आंदोलन। असम आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इस चीज को समझिएगा कि लिखे हैं कि असम आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो यह था कि असम आंदोलन जो कि 1979 से 1985 के बीच में चला, वो अवैध अप्रवासी बंगाली, और मतलब नहीं, जो वहां का बंगाली नहीं है, जो बाहर से आया है, अन्य बाहरी लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों प्रवासियों के नाम दर्ज करा लेने के खिलाफ था। न क्योंकि असम के जो लोग थे, मूल निवासी थे, उनको लगता था कि ये बाहरी लोग हमसे ज्यादा संख्या में हो गया। कहने का मतलब हम अपने घर में अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे, और जो लोग बाहर से आके बस गया था न, गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा लिया था, कहीं ना कहीं क्या कर रहा था? उसी का रोजी रोटी को मार रहा था। न लिखे हैं कि आंदोलन की मांग थी कि जो सन 1951 ईस्वी में आई बाढ़ में जितने भी लोग यहाँ आकर असम में बस गए हैं, उनको क्या करें? वापस से भेज दिया जाए। और असम की आम जनता को यह डर सता रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में असम की ही आम जनता अल्पसंख्यक बन जाए, संख्या उनका कम हो जाए, और ये लोग काफी तेजी में, जिसका संख्या बढ़ रहा था, ये लोग काफी तेजी में जो है इस पर दबदबा बनाने में कामयाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए क्षेत्रवाद, वाद मतलब क्या था? भावना। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना। क्षेत्रवाद, क्षेत्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना, या क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं? लिखे क्षेत्रवाद अथवा क्षेत्रीयता किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की उस प्रवृत्ति मतलब नेचर, स्वभाव से संबंधित है, जो उन्हें अपने क्षेत्र की आर्थिक दृष्टिकोण हो, सामाजिक दृष्टिकोण हो, राजनीतिक शक्ति हो, इसमें वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन लोकतंत्र में क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र भी तो उसी राष्ट्र का अंग है। यदि क्षेत्र बढ़ेगा तो राष्ट्र तो अपने आप बढ़ जाएगा ना।
हमारा जो अगला सवाल है वो अगला सवाल है मंडल आयोग। मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखे हैं 1978 ईस्वी में जनता दल की सरकार ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग, आयोग मतलब कमेटी, संस्था का गठन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंडल आयोग कहते हैं। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वीपी मंडल थे। इसकी गठन कब हुआ, तो 1978 ईस्वी में हुआ। लिखिए इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग का काम था जो भी पिछड़ा जाति का लोग है उसको पहचान करना, और लिख रहे हैं कि इन वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना, कि इनमें शिक्षा का स्तर कैसा है, समाज में इनका किस तरह से इनका जो है चल रहा, उनको पता लगाना होता था। लिखे हैं कि पता लगाना तथा इन वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को उपाय बताना, उपाय करना था। देखिए मंडल आयोग ने 31 दिसंबर सन 1980 ईस्वी को अपनी सिफारिश यानी पैरवी दिया, किसको, तत्कालीन सरकार के समक्ष पेश किया। देखिए जिसके अंतर्गत मुख्य सिफारिशों में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थान में 27% आरक्षण तथा भूमि सुधार था। लिखे हैं जिसे अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया। तो यही था हमारा मंडल आयोग, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला जो हमारा सवाल है बच्चा वो है ताशकंद समझौता। ना यह सवाल भी काफी बार पूछा गया है, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। लिखें कि ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। लिखे कि सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन के प्रयास से भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। भारत के जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जो उस समय राष्ट्रपति थे अयूब खान। उसके लंबे बातचीत के बाद हुआ। इसके अंतर्गत यह घोषणा किया गया कि भारत और पाकिस्तान आपस में सद्भाव मतलब अच्छी भावना रखेंगे एक दूसरे के प्रति, शांतिपूर्ण संबंध का बहाल करेंगे, अपने लोगों के बीच दोस्ताना माहौल बनाएंगे, इसका वह हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों देश क्या हुआ, जो युद्ध पूर्व सीमा रेखा है उस पर लौट आया, और भविष्य में अपने संबंध को मित्रता और सहयोग के आधार पर विकास करने पर बल दिया, इत्यादि। तो उम्मीद है आप लोग इस सवाल को भी समझ गए होंगे। और हमारा आज का जो आखिरी सवाल है वो है आसियान। देखिएगा आप लोग ध्यान समझिएगा, सवाल पूछता है आसियान। देखिए ASEAN, द आर्टिकल है एसोसिएशन यानी संगठन, ऑफ मतलब का, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी, एशियन यानी एशिया, नेशन यानी राष्ट्र। कहने का मतलब है कि दक्षेश क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। लिखे हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। इसकी स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय कहां पे है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहां पे हुआ है। जकार्ता आप याद रखेंगे, जकार्ता में इसका मुख्यालय है। यह सवाल आपको काफी बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। हमारा जो आसियान का जो सदस्य देश है वो 10 सदस्य देश है, यह भी काफी बार पूछा गया। कौन कौन है बच्चा, इंडोनेशिया 1, मलेशिया 2, फिलीपींस 3, सिंगापुर 4, थाईलैंड 5, ब्रुनेई 6, वियतनाम 7, लाओस 8, कंपूचिया 9, एक यहाँ पे लिखने के लिए छूट गया वो है म्यांमार, आप उसको लिख लेंगे म्यांमार 10 इसके सदस्य देश हैं। और आसियान का जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है आसियान का उद्देश्य का, वो देखिएगा, लिखे हैं कि दक्षिण पूर्व, पहला पॉइंट हमारा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को तेजी से लाना, अर्थात हम लोग जो संगठन बनाते हैं क्यों, आगे बढ़ने के लिए, तो आर्थिक प्रगति उसमें अहम मुद्दा है। तो मतलब दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र है उनका तेजी से विकास हो, इसके लिए आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना, और राजनीतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो या व्यापारिक हो या वैज्ञानिक हो या प्रशासनिक हो, इन सभी क्षेत्रों पर एक दूसरे की सहायता करना और सामूहिक सहयोग द्वारा कोई भी
समस्या हो उसका समाधान करना। अगला लिखे हैं कि इस क्षेत्र में एक साझा व्यापार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना इत्यादि। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।